Unacademy. मैंने अब तक आप लोगों को क्या पढ़ा दिया? मैंने आप लोगों को सेक्शन 300 से लेके 327 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। सेक्शन 300 से लेके 327 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को सेक्शन 321 से चीजें पढ़ाई थी। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को सेक्शन 321 से चीजें बताई थी। भाई सेक्शन 321 क्या कहता है? विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 321 विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद सेक्शन 322 सेक्शन 322 ये कहता है जब ज्यूरिसडिक्शन ना हो तब क्या होगा? 322। फिर उसके बाद सेक्शन 323 के बारे में भी हमने बात करी थी। केस कमिटल किया जाता है, कमिटल। इसी के साथ सेक्शन 325 भी मैंने आपको पढ़ाया था, कमिटल टू कोर्ट ऑफ सेशन और कमिटल टू मैजिस्ट्रेट, कमिटल टू मैजिस्ट्रेट सीजेएम। और उसके साथ सेक्शन 326 भी मैंने आपको बता दिया था। सेक्शन 326 कहता है अगर सक्सीडिंग मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल हो रहा हो, सक्सीडिंग मैजिस्ट्रेट के द्वारा। सेक्शन 324 भी इस बारे में मैंने आप लोगों को कवर करा दिया था। यह बात करता है प्रीवियस कन्विक्शन की, प्रीवियस कन्विक्शन की। और सेक्शन 327 भी हमने पढ़ लिया था जो बात करता है ओपन ट्रायल की, ओपन ट्रायल की। ये सारे सेक्शन हम लोगों ने कल कवर कर दिए थे। बोलो जी, कल ये सारे सेक्शंस कवर हो चुके थे। अब इसके बाद आज मैं आपसे किसके बारे में बात करने वाला हूं? अब मैं आपसे जजमेंट के पोर्शन के बारे में बात करने वाला हूं। अब मैं आपसे जजमेंट के पोर्शन के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका सेक्शन 353 से। सेक्शन 353 से सर बीच के सेक्शन का क्या होगा? बीच के सेक्शन का क्या होगा? देखो, अगर आप पढ़ोगे तो अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड से रिलेटेड ट्रायल के बारे में कभी पूछा नहीं जाता जुडिशरी में, कभी भी नहीं पूछा गया अनसाउंड माइंड के पर्सन का ट्रायल कैसे होगा। देखो, ट्रायल का तरीका कभी नहीं बदलता, ट्रायल का तरीका कभी नहीं बदलता, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी का तरीका नहीं बदलता। बस कुछ प्रिकॉशंस बढ़ जाते हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो ये सेक्शन 328 से लेके 339 तक आपको खुद प्रिकॉशंस मिलेंगे जिसे आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर है पीछे की बातों से कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इंक्वायरी क्या होती है और ट्रायल क्या होता है, तो अनसाउंड माइंड के पर्सन के केस में ट्रायल कैसे करेंगे इसे भी आप अच्छे से जान जाओगे। इसी तरीके से एक बीच का पोर्शन और है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसमें एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यह है सेक्शन 340। सेक्शन 340 और चाहो तो एक और पढ़ लेना, यह है 341। 340 और 341 ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस केस में। बाकी इस चैप्टर में से भी कुछ नहीं पूछा जाता, इससे रिलेटेड आपको सेक्शंस जो है पेपर में नहीं मिलते। ये पोर्शन ऐसा है सीआरपीसी का जहां से क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। ये बात समझ आ रही है? इसलिए आज मैं आप लोगों को जजमेंट वाले पोर्शन के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं सर अनसाउंड माइंड वाला भी पढ़ना है, तो अनसाउंड माइंड भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी। मगर पहले ये वाले पोर्शन कवर कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप बोलोगे कि सर कवर करने हैं तो कवर कर दूंगा, मगर जो पोर्शन पहले एग्जाम में पूछा जाता है वो देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं जजमेंट की। सॉरी, जजमेंट की। जजमेंट सेक्शन 353 से
353 से सेक्शन 365 तक जाता है। सेक्शन 353 से सेक्शन 365 तक जजमेंट का पोर्शन जाता है। मैं आप लोगों से बोलूंगा कि भाई जजमेंट क्या कहता है। इससे पहले आपको जजमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। जजमेंट का मीनिंग क्या होता है? इसके अलावा आपको इस पोर्शन में पढ़ते टाइम यह भी पता चलेगा कि कोर्ट कैसे जजमेंट को डिलीवर करती है। कोर्ट कैसे डिलीवर करती है जजमेंट को, यानी कि ऐसे बोल सकता हूं, आपको आपके काम के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। और इसके अलावा कंटेंट ऑफ जजमेंट क्या होता है? कंटेंट ऑफ जजमेंट क्या होता है भाई? जजमेंट में लिखोगे क्या? कंटेंट ऑफ जजमेंट क्या होता है? कंटेंट ऑफ जजमेंट क्या होता है? इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस प्रोविजन, इससे रिलेटेड, जजमेंट से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस प्रोविजन। क्या जजमेंट को ऑल्टर कर सकते हैं? क्या जजमेंट को ऑल्टर कर सकते हैं? क्या कॉम्पनसेशन दे सकते हैं जजमेंट में? जजमेंट में क्या कॉम्पनसेशन दे सकते हैं? या फिर जजमेंट की कॉपी के लिए पैसे ले सकते हैं? जजमेंट की कॉपी के लिए क्या फीस चार्ज की जा सकती है? ये कुछ मिसलेनियस प्रोविजन जिसे आपको इस सेक्शंस के थ्रू पता चल जाएगा। जजमेंट का क्या मतलब है, कोर्ट कैसे डिलीवर करती है जजमेंट को, और कंटेंट ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। कंटेंट ऑफ चार्जेस क्या होते हैं? भाई बात समझ आ रही है कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में? सेक्शन 353 से सेक्शन 365 में जो आपको कंटेंट मिलने वाला है, एक्चुअल में ये कंटेंट क्या है? भाई सबसे पहली बात, सर जजमेंट क्या होता है? जजमेंट क्या होता है? सॉरी, गला थोड़ा खराब है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। जजमेंट क्या होता है? देखो, हम लोग जब इस वर्ड को यूज करते हैं अपनी लाइफ में, जब हम लोग अपनी लाइफ में इस वर्ड को यूज करते हैं, तो हम एक वर्ड यूज करते हैं अपनी लाइफ में, बड़ा सुना होगा, बड़ा कॉमन है, इसे कॉमन तरीके से जानते हैं आप, बहुत आसानी से इसे पढ़ जाओगे। भाई आप बड़े कॉमन तरीके से जान जाओगे। आप लोग एक वर्ड सुनते हो, जजमेंटल, सुना है ये वर्ड आपने? बहुत जजमेंटल है यार वो, ये वर्ड सुना है, बड़ा कॉमन है हमारे इंडियन लैंग्वेज में। बोलो जी, हाँ या ना? बहुत सुना होगा, बहुत जजमेंटल है। और हमारे यहां इस वर्ड को हमेशा निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, हमेशा इस वर्ड को निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। हमेशा निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है इस वर्ड को कि यार बहुत जजमेंटल है। मैं ये कहता हूं, अपनी लाइफ में एक बार रुक कर सोचो, आप किस पर्सन के लिए इस वर्ड को यूज करते हो? आप किस पर्सन के लिए इस वर्ड का यूज करते हो? एक बार सोच कर देखो। किस वर्ड के लिए, किस पर्सन के लिए इस वर्ड का यूज करते हो आप एक बार सोच कर देखो, किस पर्सन के लिए। जैसे कि सपोज करो आप पार्टी में गए, बर्थडे पार्टी थी,
बर्थडे पार्टी थी, मगर आप सूट पहन के चले गए, मगर आप सूट पहन के चले गए, वो भी कॉर्पोरेट लुक में, वो भी कॉर्पोरेट लुक में, तो वहां आसपास वाले जो 4-5 लोग हैं उनका ये कहना, बताओ कपड़े पहनने का भी तमीज नहीं है, कपड़े पहनने का भी तमीज नहीं है, कौन सी जगह कैसे कपड़े पहन के आने चाहिए। भाई बर्थडे पार्टी में हो, सूट पहन के आने की क्या जरूरत है, थोड़ा लाइट कपड़े पहन के आने चाहिए। जैसे कि भाई लड़कों के केस में तो बहुत कम होता है, लड़कियों के केस में बहुत ज्यादा होता है। बाहर जाने के कपड़े अलग, घर जाने के कपड़े अलग, बर्थडे में जाने के कपड़े अलग, और एंगेजमेंट में जाने के कपड़े अलग, और शादी में जाने के कपड़े अलग। तो अगर आप शादी वाला लहंगा अगर गलती से कहां पहन जाओ, बर्थडे में पहन जाओ, अगर आप शादी वाला लहंगा गलती से बर्थडे में पहन जाओ, तो 4 लड़कियां जरूर खड़ी होती। बताओ कपड़े पहनने का भी तमीज नहीं है। ये कोई ऐसे जाने की जगह थी, ये कोई ऐसे आने की जगह थी, इतना भारी लहंगा। बताओ ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके बारे में एक ओपिनियन बना रहे हैं, आपके बारे में एक ओपिनियन बना रहे हैं। आपके कपड़ों को देखकर, आपके क्लॉथ्स को, आपकी वेयरिंग्स को देखने के बाद आपके बारे में एक ओपिनियन बना रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि आप सच में हो सकता है कोई और शादी अटेंड करके आ रही हो, और आपको इस पर्सन की बर्थडे में भी आना जरूरी है, क्योंकि ये पर्सन आपके क्लोज है और आपके पास चेंजिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाया। इट इज पॉसिबल। जी, ओपिनियन बनाना आपके बारे में ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट ऑन योर क्लॉथ्स, आपकी वेयरिंग्स को देखकर आपके बारे में ओपिनियन बनाना। ये क्या है, ये वर्ड है जजमेंटल। ये वर्ड निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, ये वर्ड निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं वो आपके बारे में चीजों को कंक्लूड कर रही है, वो आपके बारे में चीजों को कंक्लूड कर रही है अबाउट, जस्ट अबाउट योर वेयरिंग्स। आपकी वेयरिंग्स को देखने के बाद कोई आदमी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी सोच के बारे में कंक्लूड कर रहा है, आपके बारे में कंक्लूड कर रहा है। यह है जजमेंटल पर्सन। अब जब हम बात करते हैं अपनी लाइफ में इस वर्ड की, जजमेंट की, जजमेंट की, तो ये जजमेंट क्या होता है भाई? जजमेंट होता है किसी फैक्ट के बेसिस पर ओपिनियन बनाना, किसी फैक्ट के बेसिस पर ओपिनियन बनाना। किसी फैक्ट के बेसिस पर ओपिनियन बनाना, और वो ओपिनियन रीजन के बेसिस पर होनी चाहिए। रीजन, भाई जो ओपिनियन बनाई है ये आपने बैक्ड बाय होनी चाहिए। बैक्ड बाय यानी कि उसके पीछे कुछ ठोस वजह होनी चाहिए उस ओपिनियन की, उस ओपिनियन की कोई ठोस वजह होनी चाहिए, ताकि आप चीजों को कंक्लूड कर सको। हेल्प इन फाइनल डिसीजन और कंक्लूडिंग द थिंग्स। फाइनल थिंग्स और कंक्लूडिंग द मैटर। यानी कि जजमेंट क्या है? जजमेंट कोर्ट का डिसीजन है। वहां जजमेंटल वर्ड यूज करते हैं हम, तो किसी भी पर्सन के लिए यूज करते हैं, मगर ये कोर्ट का डिसीजन है। किसके बेसिस पर? फैक्ट के बेसिस पर, जो कि रीजन के द्वारा बनाया जा रहा है। जैसे कि आपके केस में आप जजमेंटल वर्ड क्यों यूज करते हो, इसका भी रीजन है अबाउट योर वेयरिंग। चीजों को कंक्लूड करना, आपके बारे में एक ओपिनियन सेट कर लेना, आपके बारे में एक ओपिनियन सेट कर लेना। इसी तरीके से कोर्ट जब फैक्ट के बेसिस पर अपना डिसीजन बनाता है, जो कि रीजंस के द्वारा बैक होना चाहिए, रीजंस के द्वारा बैक होना चाहिए, ताकि वो फाइनल डिसीजन बना सके, इसी को एक्चुअल में हम जजमेंट मानते हैं। मैंने ये वर्ड आपको क्यों रिलेट करके बताया?
ताकि अब आप इसकी एक्चुअल डेफिनेशन तक पहुंच पाओ। देखो शायद ऐसे ही बता देता तो आप इस डेफिनेशन को याद नहीं कर पाते, आपको समझ ही नहीं आता जजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। मगर अब आपसे पूछा जाए कि जजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो। जजमेंट जो है वो कोर्ट का डिसीजन है, इज डिसीजन ऑफ कोर्ट, जो कि बैक्ड बाई होता है रीजन, जो कि बैक्ड बाई होता है रीजन। which helps the court to reach its final decision, which helps the court to reach its final decision, court to reach its final decision to reach its final decision। आप मुझे बताओ क्या अब ये डेफिनेशन आपको क्लियर समझ आ रही है कि जजमेंट की डेफिनेशन एक्चुअली क्या कहती है? वरना किताबों में लिखी है आप याद करते रहते। क्या अब आसानी से याद हो जाएगी ये डेफिनेशन और लिख भी पाओगे? अब आप इस वर्ड का, हर एक वर्ड का मतलब समझ सकते हो। बोलो जी, यहीं के यहीं याद हो रही है या नहीं? ठीक है, अब उसके बाद आप कंटेंट क्या लिखोगे जजमेंट में? आप कंटेंट क्या लिखोगे जजमेंट में? देखो, आप कंटेंट ऑफ जजमेंट भी ना इसकी डेफिनेशन से ही निकाल सकते हो। कंटेंट ऑफ जजमेंट भी आप इसकी डेफिनेशन से ही निकाल सकते हो। भाई, कंटेंट ऑफ जजमेंट में मैं बोल सकता हूं अपना डिसीजन होगा, डिसीजन होगा भाई जिस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं, और रीजन होगा उस डिसीजन की बेसिस का, रीजन फॉर डिसीजन। ये दो चीजें तो मिलेंगी ही ये दो चीजें तो मिलेंगी ही। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर जिसके वजह से वो रीजन बना है, यानी कि पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। जिन पॉइंट्स पर डिसीजन बनाया गया है वो क्वेश्चंस, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। भाई, आप क्वेश्चन फ्रेम करते हो, इशू फ्रेम करते हो, तो वो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसके बेसिस पर ये डिसीजन है, और उसका जो रीजन है ये कंटेंट ऑफ जजमेंट होगा। भाई, जजमेंट की डेफिनेशन क्या है? बैक्ड बाय रीजन, कोर्ट रीच इट्स फाइनल डिसीजन। तो किस पॉइंट पर पहुंचा है, तो वो पॉइंट्स भी तो लिखोगे। क्या वो पॉइंट्स भी लिखोगे या नहीं लिखोगे? बिल्कुल। भाई, वो पॉइंट्स भी लिखे जाएंगे। और जब हम बात कर रहे हैं कोर्ट के जजमेंट की, जब हम बात कर रहे हैं कोर्ट के जजमेंट की, तो ये कोर्ट का जजमेंट, कोर्ट का जजमेंट एक तो कोर्ट की लैंग्वेज में होना जरूरी है, कोर्ट की लैंग्वेज में होना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट यहां बिल्कुल स्पेसिफाई होना जरूरी है, यानी कि बहुत क्लियरली आपने चीजों को लिखा हो कि किसी पर्सन का एक्विटल हुआ है या फिर पनिशमेंट हुआ है। किसी पर्सन का एक्विटल हुआ है या फिर पनिशमेंट हुआ है, यह बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई होना जरूरी है। बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करोगे कि कोर्ट की लैंग्वेज में होगा और एक्विटल हुआ है उस केस में या फिर पनिशमेंट हुआ है। एक्विटल हुआ है या फिर पनिशमेंट हुआ है,
ये बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करोगे आप। अगर ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो आपका जजमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि जजमेंट क्या है क्रिमिनल कोर्ट का? क्रिमिनल कोर्ट का जजमेंट भी तो यही होता है। अब उसके बाद भाई क्रिमिनल कोर्ट डेथ पेनल्टी भी दे सकता है, क्रिमिनल कोर्ट डेथ पेनल्टी भी दे सकता है। तो जब डेथ पेनल्टी दी जाएगी तो क्या लिखा जाएगा? जब डेथ पेनल्टी दी जाएगी तो क्या लिखा जाएगा? तो इसके रिगार्डिंग कहते हैं, यहां लिखा जाएगा हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज डेड। हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज डेड, ये वर्ड यूज किया जाएगा, हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज डेड। भाई एक कुटल हो सकता है, पनिशमेंट हो सकता है, या फिर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। तो आप लिखोगे हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज डेड, जब किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी दी जाएगी। जी बिल्कुल सही बताया। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी बातें बता रहा हूं, ये अपने पास से नहीं बता रहा, यहां मैंने आपको सेक्शन 354 का पूरा पॉइंट पढ़ा दिया। जो सेक्शन 354 आपसे कह रहा है, ये सारा पॉइंट आपने पढ़ लिया। और ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये लिखा है सेक्शन 354 क्लॉज 5 में। ये लिखा है सेक्शन 354 क्लॉज 5। क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये जो भी हमने ऊपर पढ़ा, ये जो भी हमने ऊपर पढ़ा है अभी तक, ये एक फॉर्मेट है जजमेंट का। ये एक फॉर्मेट है जजमेंट का, यानी कि अगर आपको मेंस में जजमेंट राइटिंग आती है, अगर मेंस में आपको जजमेंट राइटिंग आती है, तो आपको पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बनाना जरूरी होगा, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बनाना जरूरी होगा। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये होता है कि इस पर्सन के अगेंस्ट जो चार्ज फ्रेम हुआ है, ये चार्ज फ्रेम हुआ है, इसके पॉइंट पर आपको एविडेंस रिकॉर्ड करने होते हैं, इसके पॉइंट पर आपको एविडेंस रिकॉर्ड करने होते हैं। जो आपने चार्ज फ्रेम किया है उस पॉइंट पर आपको एविडेंस रिकॉर्ड करने होते हैं, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। उसके बाद अपना डिसीजन लिखना होता है, डिसीजन कि आप एक्विटल कर रहे हो या फिर कन्विक्शन कर रहे हो, और साथ में लिखते हो रीजन फॉर डिसीजन, रीजन फॉर डिसीजन, यानी कि उस प्रोसिक्यूशन ने ये बात कही और इसके बाद डिफेंडेंट ने ये बात रखी, और मैं इस पॉइंट पर अपने इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट होता है जजमेंट का। ये फॉर्मेट होता है जजमेंट का। भाई लोग कहते हैं सर जजमेंट राइटिंग नहीं समझ आती, जजमेंट राइटिंग नहीं समझ आती। आपको चार्ज फ्रेमिंग भी आनी चाहिए, आपको सेक्शन 354 भी पता होना चाहिए, और आपको एविडेंसिंग रिकॉर्डिंग भी आनी चाहिए, एविडेंस रिकॉर्डिंग भी आनी चाहिए, जो कि आप एविडेंस एक्ट से पढ़ते हो। साथ में ये हम सेक्शन 273 से लेके जो सेक्शन थे 276 तक वहां से सीखते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस जो ट्रायल के टाइम पर हम पढ़ते हैं वहां से सीखते हैं। कौन क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें मिलके आपका एक जजमेंट लिखना आपको सिखा सकती है। यही तो सिखाएगी जजमेंट लिखना, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो चार्ज फ्रेम किया गया है उस पॉइंट पर क्या एविडेंसिंग बनाई जा सकती है, उस पॉइंट पर क्या एविडेंसेस आ सकते हैं। ये जजमेंट राइटिंग है। लोग कहते हैं सर जजमेंट राइटिंग नहीं आती, जजमेंट राइटिंग नहीं आती। भाई आप जब नए हो तो आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। जब आप नए हो किसी चीज में तो आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा।
अगर जब आप किसी चीज को लिखते लिखते पुराने हो जाते हो, जब आप किसी चीज को लिखते लिखते पुराने हो जाते हो, तो आप चाहो तो अपने तरीके से भी चीजें लिख सकते हो। अगर आप किसी चीज को लिखते लिखते पुराने हो चुके हो, तो क्या आप कोई और फॉर्मेट यूज कर सकते हो? तो देखो, यही बात ये लिखते हैं। एमएम जजमेंट, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, वो अपने जजमेंट में इंस्टीड ऑफ एबव फॉर्मेट, इस फॉर्मेट की जगह कोई अनदर फॉर्मेट भी यूज कर सकता है। यूज अदर फॉर्मेट। अगर उसे लगता है कि मुझे कोई चीज पहले लिखनी चाहिए, बाद में लिखनी चाहिए, कुछ और फॉर्मेट यूज करना चाहिए, तो भाई आपको लंबा चौड़ा आइडिया हो चुका होता है, पिछले 5 साल से आप जजमेंट राइटिंग कर रहे होते हो, तो आप आसानी से चीजों को बता दोगे। भाई जैसे मैंने आप लोगों को ये चैप्टर शुरू किया जजमेंट का, क्या किसी किताब में लिखा हुआ मिलता है आपको जजमेंटल वर्ड से जजमेंट को सोचो, कनेक्ट करो? ये कैसे आता है? ओवर द टाइम जब आप पढ़ाते रहते हो तब आपको समझ आता है कि आप किस कॉमन चीज से कॉन्सेप्ट को रिलेट कर सकते हो। इसी तरीके से प्रैक्टिस में भी ये चीजें आती है कि किस पॉइंट से जज कन्विंस होता है। तो इसी तरीके से जब आप जज बन जाओगे, तो जब आप आराम से कंटिन्यूअसली चीजों को करते रहोगे, तो आपको पता होगा कि अगर ये चीज इधर हो भी गई तो दूसरी साइड कैसे मैनेज करना होता है। तो आप एमएम बनने के बाद कोई और फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है? भाई बात समझ आ गई? बोलो जी, क्लियर है पॉइंट? अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 356। सेक्शन 356 ये कहते हैं, अगर किसी पर्सन का कन्विक्शन हुआ है, अगर किसी पर्सन का कन्विक्शन हुआ है, अगर किसी पर्सन का कन्विक्शन हुआ है तो उसे जजमेंट में एक और चीज ऐड की जा सकती है। अगर किसी पर्सन का कन्विक्शन हुआ है तो जजमेंट में एक चीज और ऐड की जा सकती है। जजमेंट में एक एडिशन पॉइंट और हो सकता है। वो क्या है? ये है कि आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सेंटेंस, आफ्टर सेंटेंस टर्मिनेशन, यानी कि जब सजा पूरी हो जाए, आफ्टर सेंटेंस टर्मिनेशन, जब सजा पूरी हो जाए तो 5 साल तक, फॉर मैक्सिमम 5 years, आपको अपने घर का एड्रेस जो है वो नोटिफाई करना पड़ेगा। फॉर मैक्सिमम 5 years एड्रेस नोटिफाई करना पड़ेगा घर का। एड्रेस इज टू बी नोटिफाइड। ऐसा है, ये कहते हैं भाई सजा खत्म हो गई, कोई बात नहीं, सजा खत्म होने के बाद भी 5 साल तक कोर्ट को बताते रहना कि तुम कहां रह रहे हो, ताकि जो एक्यूज्ड है, जो एक्यूज्ड है वो हमेशा सर्विलेंस में रहना चाहिए। भाई इसने हो सकता है आज क्राइम किया, जेल से छूट गया, अभी भी ना सुधरा हो, दोबारा क्राइम कर सकता है। तो ऐसे लोगों पर खास निगाह रखी जाती है, ऐसे लोगों पर खास निगाह रखी जाती है। एड्रेस इज टू बी नोटिफाइड। बोलो जी, एक एडिशनल पॉइंट है ये, एक एडिशनल पॉइंट है ये। इसके अलावा अभी हमने बात करी है कंटेंट ऑफ जजमेंट की। भाई जजमेंट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। जजमेंट क्या होता है ये मैंने आपको बताया, जजमेंट का मीनिंग।
मैंने आपको बताया कंटेंट ऑफ जजमेंट क्या होगा, कंटेंट ऑफ जजमेंट क्या होगा ये भी मैंने आपको बताया। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। अगर डेथ सेंटेंस लिख रहे हो तो क्या लिख सकते हो, अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो तो कोई और फॉर्मेट यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते हो कि उसे नोटिफाई करना पड़ेगा घर का एड्रेस 5 साल तक घर का एड्रेस 5 साल तक नोटिफाई करना पड़ेगा, ये भी लिख सकते हो। मगर अभी भी हमारा एक पॉइंट और डिस्कस करना बाकी है, ये है डिलीवरी ऑफ जजमेंट। भाई जजमेंट को कैसे डिलीवर किया जाएगा, जजमेंट को कैसे डिलीवर किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, भाई जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर ट्रायल, आफ्टर ट्रायल होना चाहिए। इसे कैसे डिलीवर करेंगे, ओपन कोर्ट में, ओपन कोर्ट में इसे आफ्टर ट्रायल डिलीवर करेंगे। डिलीवरी का तरीका क्या हो सकता है, भाई डिलीवरी का तरीका क्या हो सकता है, कैसे जो है डिलीवर कर सकते हैं। भाई अगर नहीं करता है रिशु, अगर रिशु नहीं करता है तो उस केस में उस पर्सन को दोबारा अरेस्ट किया जा सकता है एज अ सस्पेक्ट एज अ सस्पेक्ट उसे दोबारा अरेस्ट किया जा सकता है। क्यों नहीं कर रहा, नॉन कंप्लाइंस माना जाता है इसको रिगार्डिंग। पुलिस वाले एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं ऐसे लोगों के लिए, पुलिस वाले एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन जाती है। अगर आप कभी डीएम ऑफिस पर या फिर एसपी ऑफिस पर विजिट करेंगे ना, तो आपको वहां बहुत सारी फाइल्स नजर आएंगी। उसमें से एक रजिस्टर होता है, जो पर्सन एक्यूज्ड है और वो छूट चुका है किसी केस में जिसकी सजा कंप्लीट हो चुकी है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो पुलिस वालों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है। चलो खैर, हम इस बारे में बात कर रहे थे। आफ्टर ट्रायल ओपन कोर्ट में डिलीवरी की जाती है जजमेंट की। ये कैसे तरीका हो सकता है भाई, या तो आप रीडिंग आउट करके बता सकते हैं, भाई पूरा कंप्लीट जजमेंट रीड आउट कर सकते हो, रीडिंग आउट, या फिर आप रीड आउट कर सकते हो सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट। भाई आप सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट रीड आउट कर सकते हो, यानी कि एक्विटल हुआ है या कन्विक्शन हुआ है, आप सिर्फ ये ऑपरेटिव पार्ट बताकर जजमेंट को डिलीवर कर सकते हो। और ये जजमेंट जो है ये हमेशा एक्यूज्ड की प्रेजेंस में दिया जाएगा। एक्यूज्ड प्रेजेंस इज नेसेसरी, एक्यूज्ड की प्रेजेंस में दिया जाएगा, इज नेसेसरी। अगर सर एक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं है तो इफ नॉट प्रेजेंट तब भी वो वैलिड होगा, इफ नॉट प्रेजेंट तब भी वो वैलिड होगा, मगर प्रेजेंस जरूरी है, ये जनरल रूल है। ये जनरल रूल है। इसके अलावा जो जजमेंट की डिलीवरी करोगे ये हमेशा कैसा होगा, भाई जो जजमेंट आप दे रहे हो इस पर डेट मेंशन होगी, डेटेड होगा ये, और साइंड होगा जज के द्वारा, एंड साइंड बाय जज। सर क्या हर पेज साइन होगा, क्या हर पेज साइन होगा? अगर ये जज की हैंडराइटिंग में नहीं है, इफ नॉट रिटन बाय जज, अगर ये जज ने नहीं लिखा, इफ नॉट रिटन बाय जज, अगर ये जज के द्वारा नहीं लिखा गया है, नॉट रिटन बाय जज, देन एवरी पेज शेल साइन। भाई डिक्टेट कर देते ना, ऐसा ऐसा लिख लो, तो एवरी पेज शेल साइन। तो उस केस में हर पेज पर जज के सिग्नेचर चाहिए होंगे। कभी कभी डिक्टेट कर देते हैं, पूरा जो है अपने जो साइड में स्टेनो बैठा होता है उससे लिखवा लेते हैं, अच्छा ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो,
फिर उसके बाद ये हुआ, ये ऐसे लिख लो, तो उस पॉइंट को वो बोल सकते हैं, मगर उस केस में उसे पूरे जजमेंट को साइन करना होगा। ठीक है, पूरे जजमेंट को आप साइन करोगे, हर एक कॉपी के पेज को उसको साइन करोगे। तो जजमेंट कैसे डिलीवर किया जा सकता है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बोलिए जी, पॉइंट समझ आ रहा है? हाँ भाई, क्लैरिटी है? क्या पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? भाई बिल्कुल अरु, मेंस का आंसर भी बन गया। भाई पूछा जाता है आपसे, अगर आप ठीक से कवर करोगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। आप मुझे बताओ कहां मेंस की क्लासेस में ये सब पढ़ाया जाता है इतना डिटेल में, जहां मैं आपको हर एक सेक्शन पढ़ा रहा हूं, वो भी यूट्यूब की क्लास में। बोलो जी। और सिर्फ पढ़ाऊंगा भी नहीं, ये भी बता देता हूं, ये पहले ही बता देता हूं, सिर्फ पढ़ाऊंगा भी नहीं, यानी कि आपको इसके रिगार्डिंग टेस्ट भी देना होगा, और वो भी आज ही देना होगा। आपको इसके रिगार्डिंग टेस्ट देना होगा और वो भी आज ही देना होगा। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, 10-15 क्वेश्चन है बस, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। 10 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं है। आपको बताना है सेक्शन 309 में, सेक्शन 309 में जो मैजिस्ट्रेट रिमांड कर सकता है किसी पर्सन को, मैक्सिमम टाइम कितना है? 1 महीना, 15 दिन, 14 दिन, या फिर पीरियड नेक्स्ट डेट इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेट। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई, बी वाला इसका आंसर होगा। 15 दिन का टाइम पीरियड लिखा हुआ है, 15 दिन। उसके बाद नेक्स्ट डे, नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 रिजल्ट इन। भाई कंपाउंडिंग के बाद क्या होता है? एक्विटल होता है हर हाल में। एक्विटल ओनली व्हेन चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज इधर बी और सी। आपको बताना है सेक्शन 320 में कंपाउंडिंग का रिजल्ट क्या होता है। कंपाउंडिंग का क्या रिजल्ट होता है? भाई जाना नहीं है, अटेम्प्ट करो, देखो क्या जो पढ़ रहे हैं क्या वो क्वेश्चन उससे हो रहे हैं या नहीं। भाई इसका आंसर होगा एक्विटल। एक्विटल इसका आंसर होगा, क्योंकि जब कंपाउंडिंग होती है तब आप जी भाई डी होगा, ए होगा आंसर, ए। एक बार चेक करो, सेक्शन 320 क्लॉजेस पढ़ाए हैं मैंने, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आभा थोड़ा ठीक से पढ़ो। उसके बाद थर्ड वाला, पावर टू रिकॉल एनी विटनेस अंडर सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज। भाई पावर टू रिकॉल विटनेस सेक्शन 311 में कब एक्सरसाइज की जा सकती है? इवन आफ्टर एविडेंस ऑफ बोथ साइड आर क्लोज्ड, आफ्टर एविडेंस, बिफोर द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, आफ्टर एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन इज क्लोज्ड, इफ विटनेस इज कॉल्ड ऑन द मोशन ऑफ डिफेंस। कब ये पावर एक्सरसाइज की जा सकती है? बोलो जी, कब ये पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है? कब इस पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है?
जी बिल्कुल सही। एकता, अपराजिता, भाई समायक, इसका आंसर होगा ए वाला। ए वाला इसका आंसर होगा। इवन आफ्टर द एविडेंस ऑफ बोथ साइड इज क्लोज, दोनों साइड के एविडेंस क्लोज हो गए तब भी उसे किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड, भाई एक्यूज्ड के स्टेटमेंट की रिकॉर्ड कभी भी डिस्पेंस नहीं की जा सकती। may be dispensed with a summon trial case generally, may be dispensed within a summon trial cases where personal attendance of accused has been dispensed, may be dispensed in a warrant trial case, personal attendance of the accused has been dispensed। भाई पर्सनल अपीयरेंस एक्यूज्ड की कब डिस्पेंस की जा सकती है? कभी नहीं की जा सकती है। समन ट्रायल में करी जाती है जनरली, समन ट्रायल में करी जा सकती है एक्यूज्ड की प्रेजेंट डिस्पेंस, या फिर वारंट ट्रायल में की जा सकती है। भाई कब एक्यूज्ड की पर्सनल प्रेजेंस को डिस्पेंस किया जा सकता है? बोलो जी। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट पर्सनल अटेंडेंस को क्या डिस्पेंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी नहीं किया जाता। जी आंसर दीजिए। आभा, निधि, अपराजिता। भागना नहीं है क्वेश्चन से, अटेम्प्ट करके जाने, अटेम्प्ट करके। बिल्कुल सही, थर्ड वाला इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। इवन आफ्टर ईच मटेरियल सर्कमस्टांसेस अपियरिंग इन एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज must be put to accused specifically, distinctly and separately. In this context, proposition are: failure to put material evidence to accused always vitiate the trial, failure to put material witness amount to a serious irregularity, failure to put material evidence is not considered service, is not curable। भाई आपको बताना है अगर एक्यूज्ड मेटेरियल विटनेस नहीं लेकर आ पाया तो उस केस में क्या होगा? बोलो जी। पढ़ लो आराम से क्वेश्चन को, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। देखो कोई भी हल्का क्वेश्चन नहीं लेकर आऊंगा, पहले ही बता देता हूं। पढ़ो, देखो, ढूंढो, जानो। सॉरी भाई, कोई भी आंसर नहीं? बोलो जी, कोई भी आंसर नहीं? टफ क्वेश्चन है, पेपर में एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है ना। जी बड़ा मिक्स्ड रिव्यू है, बड़ा मिक्स्ड रिव्यू है। आभा कुछ तुम भी कहो। समायक, आभा, अपराजिता, रचना, रेशु, निधि। भाई बिल्कुल सही। जो लोग कह रहे हैं कि फिफ्थ वाले का डी वाला पॉइंट है, फिफ्थ वाले का डी है, ये बिल्कुल सही है जितने भी लोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेक्शन 321, ये तो कल ही पढ़ा है। प्रोसिक्यूशन कैन बी विड्रॉन इन समन केसेस विदाउट कंसेंट ऑफ कोर्ट, प्रोसिक्यूशन कैन बी विड्रॉन इन वारंट केसेस विदाउट कंसेंट ऑफ कोर्ट, इन एनी टाइप ऑफ केसेस बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, बोथ ए एंड बी। आपको बताना है कि सेक्शन 321 में विड्रॉल ऑफ केस कैसे कर सकते हैं। भाई समन केसेस में विदाउट कंसेंट,
वारंट केसेस में विदाउट कंसेंट, या फिर किसी भी केस में मगर कंसेंट ऑफ कोर्ट जरूरी है, या फिर ए और बी दोनों? भाई इसका आंसर होगा सिक्स्थ वाले का सी वाला। सिक्स्थ वाले का आंसर है सी वाला। किसी भी केस में किया जा सकता है मगर कंसेंट ऑफ कोर्ट जरूरी है। क्या कल मैंने आपको समन केसेस और वारंट केसेस जैसी कोई बात बताई, या फिर कंसेंट ऑफ कोर्ट वाली पॉइंट बताया? भाई कंसेंट ऑफ कोर्ट वाला पॉइंट बताया था ना कल तो मैंने, उसके बाद भी गलती। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और। सेक्शन 315 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 315, accused cannot be a witness, an accused can be compelled to give own evidence, an accused can be a witness only his own request in writing, either A or B. क्या एक्यूज्ड विटनेस हो सकता है, नहीं हो सकता, कंपेल किया जा सकता है, या हो भी सकता है कंपेल भी किया जा सकता है? जी सपना, रथिन, अपराजिता, निधि, एकता। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ पढ़ सकते हैं, सर क्वेश्चन मत कराओ, हमें सब लिखवाओ पढ़ाओ बस, क्वेश्चन मत करवाओ। तो इसका आंसर होगा सी वाला, बिल्कुल सही, सी आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पावर अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी, पावर अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज्ड। ये जो पावर है 319 की, ये कब एक्सरसाइज की जा सकती है और किसके द्वारा? मैजिस्ट्रेट के द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल, बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बट बाय कोर्ट ऑफ सेशन ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, बाय मैजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन बोथ इवन बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, by the magistrate only after recording of evidence but they are court of session before recording of evidence। भाई आपको बताना है सेक्शन 319 की पावर को कब एक्सरसाइज किया जा सकता है। सेक्शन 319 की पावर को कब एक्सरसाइज किया जा सकता है? निधि, सौम्या, मोनिका, आभा, आप लोगों को 319 तो बहुत डिटेल में पढ़ाया था मैंने, 3 क्लासेस लगा दी 319 पढ़ाने में मेंस की। रचना, रेशु, सोनू, भाई आंसर दीजिए। सिर्फ पढ़ना नहीं है, भागना नहीं है, बस क्वेश्चन से भागना नहीं है, क्योंकि पढ़ा हुआ जब तक काम का नहीं है जब तक क्वेश्चन नहीं हो रहे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है, आंसर होगा ए वाला। आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया, ए वाला। चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। An accused having made a request in writing to examine himself, having called to examine himself, having been called to examine himself, must necessarily examine himself, has the liberty not to give evidence without give rise to any presumption against him, has the liberty not to give evidence but in such a case is presumption right against him, has the liberty not to give evidence but in such cases presumption always arises against him and other accused along with him jointly। भाई आपको बताना है कि एक्यूज्ड ने रिक्वेस्ट की है राइटिंग में एग्जामिन करने के लिए और उसे कॉल किया जा रहा है एग्जामिन करने के लिए हिमसेल्फ, तो इस केस में सही आंसर क्या होगा? देख लो, समझ लो और सोच कर बताओ।
देख लो, सोच लो और सोच कर बताओ। जी, अरु ने आंसर दिया है, सोनू ने आंसर दिया है, आवा भाई, निधि आप कहाँ चले गए, रचना, निशा, नेहा, मनीष, एकता, जी बिल्कुल तीकम जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आंसर होगा इसका बी वाला, बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका बी वाला। तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। देखो सेक्शन 300 से लेके 327 तक के मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। किसी को कोई इशू है तो पूछ सकता है। बाकी आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो डिटेल में हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। अनअकैडमी पे आइए एविडेंस पढ़ने के लिए। जैसे यहाँ आपको सीआरपीसी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ एविडेंस पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी लोगों से बोलूँगा उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। Unacademy. Let's crack it.